तो देखो अपना जो अगला टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में यहाँ से करने वाले हैं। प्रॉपर एक बड़ा सा टॉपिक है जिसको हम डिटेल में करेंगे। तो एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी मिस होगी। साथ साथ में इतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका आउट ऑफ द बॉक्स हो। हर कोई चीज़ हम करेंगे, इसी के अंदर ही आपकी सारी की सारी चीज़ें यहीं पे मिलेंगी। ठीक है, बस जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनको प्रॉपरली आपको पढ़ना है, एक एक्स्ट्रा टाइम देकर उन सबको समझने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ मैं करवा रहा हूँ उसको आपको समझने की ज़रूरत है। क्लियर सी बात है। प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या हो जाता है? किसी एक ऑब्जेक्ट का मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। अगर कोई कांस्टेंट फोर्स लग रहा होता है उसके इन्फ्लुएंस में किसी भी बॉडी का मोशन। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट फोर्स। किसी कांस्टेंट फोर्स के अंदर में किसी बॉडी के मोशन। यहाँ पे जो कांस्टेंट फोर्स है जिसकी हम बात करेंगे, यहाँ पे वो फोर्स है ग्रेविटी। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं इसकी डेफिनेशन को ताकि ग्रेविटी को लिखने की अच्छी रह सके। ठीक है, हियर ग्रेविटी। यहाँ पे जो कांस्टेंट फोर्स उस पार्टिकल पे लग रहा है, जो पार्टिकल मोशन कर रहा है, वो है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में किसी भी पार्टिकल का 2 डायमेंशनल मोशन, उस चीज को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो इसका है अपने पास में एग्जाम्पल, ए फुटबॉल किक्ड इन एयर। एक फुटबॉल है जिसको हमने एयर में किक कर दिया है। ठीक है, हवा के अंदर में फुटबॉल का मोशन, इस तरीके से फुटबॉल को यहाँ से किक किया, ऐसे जाके वो गिर जाएगा। ठीक है, ऐसा जो मोशन है उस मोशन को बोला जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ ग्रेविटी होना चाहिए, उसके अलावा और कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी अगर कोई अलग से फोर्स लग रहा है, जैसे कि कोई रॉकेट है, रॉकेट को मैंने चलाया है, तो रॉकेट का जो है मोशन वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि रॉकेट जो मूव कर पा रहा है वो उसके इंटरनल फोर्स की वजह से मूव कर पा रहा है, उसके अंदर से थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसका इंजन। ठीक है, सिर्फ प्रोजेक्ट उस पर ग्रेविटी नहीं लग रही है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे अपने पास में जो प्रोजेक्टाइल पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले वो है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, या इसको ओब्लिक प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ग्राउंड से किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका जाए और वापस ही ग्राउंड पे आके गिर जाए, ऐसे प्रोजेक्टाइल को बोलेंगे ओब्लिक प्रोजेक्शन या ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट अ बॉडी, यहां से ही लिखना स्टार्ट करता हूं। लेट अ बॉडी थ्रोन एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल एंड विद स्पीड u। एक बॉडी है जिसको हमने एंगल थीटा पे थ्रो कर देना है हॉरिजॉन्टल से, और उसको जिस स्पीड से थ्रो करेंगे वो स्पीड होगी u। ठीक है, ये देखो ऐसे से मैं इसका मोशन बनाने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ी सी राइट साइड में जगह रख लेते हैं ताकि वहां पे भी कुछ चीजें लिखी जा सके। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। इस तरीके से हमने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया है जो कि ऐसे मोशन करेगी। फुटबॉल का ही एग्जांपल ले लेते हैं। इसको जब स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट किया गया था तो इसकी इनिशियल स्पीड थी u, और जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा है वो है थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से है अपने पास में ये सिनेरियो। अब इस सिनेरियो में इससे आगे चीज़ें कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो इसकी वेलोसिटी निकालते हैं दोनों डायरेक्शन में, एक्स और वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है u कोस थीटा, वाई डायरेक्शन में हो जाती है u साइन थीटा। इसके कंपोनेंट कर दिए हैं। थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आता है, u कोस थीटा। थीटा से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आता है वो है u साइन थीटा।
इन सब को समझने के लिए वेक्टर्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, क्योंकि गैलीलियो ने बताया था एक्स और वाई डायरेक्शन को इंडिपेंडेंटली पढ़ना है या तो वेक्टर की टर्म से पढ़ना है। तो वेक्टर्स भी पता होने चाहिए क्योंकि वेक्टर पे बेस्ड भी क्वेश्चन है, और साथ साथ में एक्स और वाई डायरेक्शन के बारे में प्रॉपर चीज़ें अलग अलग पढ़ेंगे। तो अपना जो तरीका है वो प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं, जो कि गैलीलियो ने बताया था। वो एक्स डायरेक्शन को अलग से पढ़ रहा हूँ, वाई डायरेक्शन को अलग से कर रहा हूँ। ठीक है, इस पूरे के पूरे पाथ में जो एक्सेलेरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा जी, जिसको बोला जाता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक तरफ मैं लिख देता हूं इन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन इस तरफ लिखूंगा, इन वर्टिकल, वर्टिकल डायरेक्शन है उसका मोशन यहां पे लिख। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखते हैं बेटा इनिशियल स्पीड, वर्टिकल में इनिशियल स्पीड लिखते हैं। एक हॉरिजॉन्टल का मतलब है एक्स एक्सिस और वर्टिकल का मतलब है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को अलग से पढ़ेंगे, वाई एक्सिस को अलग से पढ़ेंगे। एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियल स्पीड है वो है यू कोस थीटा, वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल स्पीड है वो है यू साइन थीटा। ठीक है, आगे देखो एक्सेलरेशन की बात है, एक्स और वाई डायरेक्शन के एक्सेलरेशन। एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। वाई डायरेक्शन में डाउनवर्ड की तरफ में एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू है माइनस जी। एक्स में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। ये हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन को लिख दिया है। नेक्स्ट चीज जो हम लिखने वाले हैं वेलोसिटी, किसी भी टाइम टी पे जो वेलोसिटी है वो। ठीक है, वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है। वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन किसी भी टाइम टी पे, वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। भाई वेलोसिटी निकालना बिल्कुल आसान है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है u प्लस ए टी। इधर भी वेलोसिटी का फॉर्मूला यही है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी के लिख देंगे यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। एक्स डायरेक्शन में जो स्पीड थी वो थी यू कोस थीटा, प्लस एक्सेलरेशन है 0, तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हमेशा ही रहेगी यू कोस थीटा। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी ऑलवेज यू कोस थीटा ही रहेगी। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात करें तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी यू साइन थीटा, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था माइनस जी इंटू टी। चलो भाई, वेलोसिटी वाले कंसेप्ट को ग्राफ के अंदर में वापस से क्लियर करते हैं। एक्स की वेलोसिटी है ये, वाई की वेलोसिटी है ये। अब ये जो है अपने पास में ये जो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल को दो डायरेक्शन का इंडिपेंडेंटली मोशन मान सकते हैं। एक्स का मोशन जो है वो अपने पास में सिर्फ इस तरीके से है, पार्टिकल का एक्स मोशन कैसे पता चलेगा, अगर हम ऊपर से लाइट फॉल कर देते हैं। ठीक है, ऊपर से अगर मैं लाइट फॉल करूंगा तो पार्टिकल जैसे यहाँ पे पहुंचा है तो उसकी इमेज यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे पहुंचा है तो उसकी इमेज यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे पहुंचा है तो उसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। तो इसका मतलब है इस तरफ जो मोशन जाता हुआ नजर आएगा वो है एक्स डायरेक्शन का मोशन, और एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो एक्स में यहाँ पे भी देखूं तो वेलोसिटी क्या रहेगी, यू कोस थीटा। इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी क्या रहेगी, यू कोस थीटा। इस पॉइंट पे भी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या रहेगी, यू कोस थीटा। इस पॉइंट पे भी यू कोस थीटा, इस पॉइंट पे भी यू कोस थीटा, और फाइनल वाला जो पॉइंट है वहां पे भी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो यू कोस थीटा ही रहेगी। ये बना दी है यू कोस। एक्स वाली वेलोसिटी में कहीं पे भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर है, पॉइंट है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वाई वाला मोशन देखो, फ्री फॉल के अंदर में वाई वाला मोशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ग्राउंड टू ग्राउंड वाले केस में। इसमें क्या होता है कि वाई डायरेक्शन में मैंने जिस वेलोसिटी से इसको रिलीज किया है वो वेलोसिटी है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है तो वो वाली वेलोसिटी घटती चली जाएगी। सबसे पहले थी सबसे ज़्यादा, उसके बाद थोड़ी सी, सबसे पहले थी यू साइन थीटा, उसके बाद थोड़ी सी कम हुई, उसके बाद और थोड़ी सी कम हुई, यहाँ पे जाके वाई की वेलोसिटी 0 ही हो गई है।
मैक्सिमम हाइट पे y की वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब वापस नीचे आई तो थोड़ी सी बढ़ी, और नीचे आई और बढ़ी, और फाइनल पॉइंट पे आते ही ये वेलोसिटी वापस से बन जाती है u sin थीटा। तो इस तरीके का बिहेवियर आएगा। हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी कहीं पे भी चेंज नहीं होती है, वर्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती रहती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी कम होती रहेगी, मैक्सिमम हाइट पे y वाली वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये जो u लिखा हुआ ना, ये तो इधर है, स्पीड का u था, ठीक है। अब नीचे आते आते इसकी वेलोसिटी फिर से बढ़ती हुई चलती है, और फाइनल पॉइंट पे आते आते मैक्सिमम हो जाती है। ये अपने पास में हो जाता है एक्स और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी का बिहेवियर। चलो, वेलोसिटी के बारे में लिख दिया है। नेक्स्ट आता है एक्स और वाई डायरेक्शन में पोजीशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की पोजीशन और वर्टिकल डायरेक्शन की पोजीशन। चलो तो भाई ये है इसकी पोजीशन, एक्स और वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में पोजीशन के लिए इक्वेशन बनेगी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये होती है पोजीशन की इक्वेशन। तो एक्स की इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वेयर। वाई में बन जाएगी वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ एक्सलेशन अलोंग वाई इंटू टी स्क्वेयर। अब हम इसके अंदर में वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स डायरेक्शन की पोजीशन हो जाती है यू कोस थीटा इंटू टी, एक्स में एक्सलेशन तो 0 ही है, एक्स वाली इक्वेशन ये बन जाती है, एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा टी, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, वाई डायरेक्शन में लिखते हैं y इज इक्वल टू यू वाई टी, मतलब कि u साइन थीटा टी प्लस हाफ एक्सलेशन अलोंग हो जाता है माइनस जी, तो माइनस को मैं बाहर लिख देता हूं इंटू टी स्क्वेयर। ये इक्वेशन हो गई है y डायरेक्शन की। y की पोजीशन है उसकी इक्वेशन ये है, x की पोजीशन है उसकी इक्वेशन ये है। अब इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1, राइट वाली इक्वेशन को दे दिया मैंने नाम इक्वेशन नंबर 2। ये है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में वेलोसिटी और पोजीशन की इक्वेशन। ओके, इसके बाद में इससे जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में लिखने वाला हूं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी को पहले समझने की जरूरत है। इसका दूसरा नाम होता है इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी या फिर इक्वेशन ऑफ पाथ। इस इक्वेशन को समझते हैं बेटा, क्या इसका मतलब होता है, क्या ये इक्वेशन होती है। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी की अगर हम बात करें तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी होती है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में कोई रिलेशन है, वो इस चीज को स्पेसिफाई कर रही होती है ये। ठीक है, किसी भी पाथ है उसमें किसी भी पाथ की इक्वेशन क्या होती है, एक्स और वाई के अंदर में वो किस तरीके का पाथ बन रहा है, वो इस चीज के लिए लिखा जाता है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। इसका मतलब क्या है, द रिलेशन बिटवीन x and y coordinate is known as equation of trajectory। इसमें जो x और y कोऑर्डिनेट है इनके बीच का जो रिलेशन है उसको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। तो अपने पास में x और y के कोरस्पोंडिंग दो इक्वेशन निकल के आई हैं, x की इक्वेशन है, एक y की इक्वेशन है, जो अभी अभी हमने लिखी थी। इन दोनों इक्वेशंस में से टाइम को एलिमिनेट करके जो सॉल्यूशन बनेगा उसी को बोला जाएगा इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी या इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ को निकालना बिल्कुल आसान है। इक्वेशन नंबर 1 से टाइम की वैल्यू निकाल के इसके अंदर में पुट कर दूँ तो यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालना बिल्कुल आसान है, x अपॉन यू कोस थीटा। अब इसको मैंने राइट वाली इक्वेशन में पुट कर दूं। ठीक है, तो फ्रॉम पुट टाइम इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कोस थीटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इंटू
इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 2 थी y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, यू साइन थीटा इंटू टी। तो टी की जगह पे क्या पुट कर देना है, x अपॉन यू कोस थीटा माइनस हाफ जी इंटू टी का स्क्वायर, तो x अपॉन यू कोस थीटा का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन जाती है, u से u कैंसिल आउट, साइन अपॉन कोस बन जाता है टेन थीटा। तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। ये होती है अपनी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, डायरेक्टली इसको याद रखना है, इस पे बेस्ड डायरेक्टली ही क्वेश्चन आते हैं। अब देखो इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो y की मैक्सिमम पावर है 1 और x की मैक्सिमम पावर है 2। ऐसी कोई भी इक्वेशन होती है जिसमें y की मैक्सिमम पावर 1 हो, x की मैक्सिमम पावर 2 हो, तो ऐसी जो इक्वेशन है वो बनती है पैराबोला की। ठीक है, तो इस चीज को लिख लो, द ट्राजेक्ट्री, ट्राजेक्ट्री का मतलब पाथ ही होता है, ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। जो प्रोजेक्टाइल बना है उसकी ट्राजेक्ट्री है वो पैराबोलिक होती है। ठीक है, तो ये इसका अपने पास में सिंपल सा सिनेरियो बन गया है। ठीक है, इस पे बेस्ड मुझे एक नोट का पॉइंट ध्यान आ गया है। देखो, जब एक्सेलरेशन अपने पास में कांस्टेंट हो या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, वो एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी से पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है तो उसकी इक्वेशन बनती है स्ट्रेट लाइन, उसका जो पाथ है वो बनता है स्ट्रेट लाइन। अगर कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन वेलोसिटी से नॉन पैरेलल हो तो उसका जो पाथ है वो होता है पैराबोलिक। ठीक है, 1D मोशन में भी इसके बारे में लिखा गया था, यहाँ पे भी मैंने लिख के बता दिया है। ठीक है, तो इससे भी हमें पता चल जाता कि इसका जो पाथ है वो पैराबोलिक होगा, प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो। चलो, ये तो अपने पास में आ गई है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री के बाद में प्रोजेक्टाइल में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो लिखते हैं, वो टॉपिक है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं कैपिटल टी से लिख दे रहा हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है किसी भी प्रोजेक्टाइल में, ये वो टाइम है जितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल हवा में रहा है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल यहां से स्टार्ट हुआ था, ऐसे ऊपर जाके ऐसे नीचे गिर जाता है, तो जितनी सी देर के लिए ये हवा में है इतने सा जो पाथ है उसका जो टाइम है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। द टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, जितने से टाइम के लिए हवा में रहा है उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ऐसे सा है अपने पास में प्रोजेक्टाइल, ये है इसमें वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। इस तरीके से प्रोजेक्टाइल ऊपर गया है, वापस आके नीचे गिर गया है। यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट किया था उधर पे था टाइम t इज इक्वल टू 0, जहाँ पे वापस जाके गिर गया है वहाँ का टाइम है कैपिटल T, और इसी टाइम को बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जब भी निकाला जाता है तो हम y कोऑर्डिनेट का ज़्यादातर यूज करते हैं, अलोंग y एक्सिस से ही ये टाइम निकल के आएगा। y एक्सिस में पहले ऊपर गया फिर ऊपर से नीचे आ गया, तो इसको लिखते हैं अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस के अलोंग जो मोशन है उसको डिस्कस करते हैं। y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ एक्सेलेरेशन अलोंग y इंटू टी स्क्वायर। y डायरेक्शन में जो टोटल पाथ है उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया है 0, क्योंकि यहाँ से इसी लेवल से स्टार्ट हुआ था उसी लेवल पे वापस आके गिर गया है, तो y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y इनटू जो टाइम लगा है वो कैपिटल T है, प्लस हाफ y में एक्सेलेरेशन है माइनस g इंटू कैपिटल T स्क्वायर।
तो अपने पास में इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। जी टी स्क्वेयर वाली टर्म है उसको लेफ्ट में ले आएंगे तो हो जाएगा हाफ जी कैपिटल टी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी। एक टी से टी कैंसिल हो गया है और एक टी बच गया है, ठीक है। और दूसरी जो टर्म है उनको रीअरेंज कर देता हूँ, टू यू वाई बाई जी। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका फॉर्मूला आ जाता है 2 इंटू वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस अपॉन जी। दूसरा इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाता है वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग में जो वेलोसिटी थी वो थी यू साइन थीटा, तो 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2 यू वाई बाई जी या 2 यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि कोई पार्टिकल ज़्यादा टाइम तक हवा में रहे, मैक्सिमम टाइम तक, ठीक है, तो उस केस में उसको कितने एंगल पे थ्रो करना पड़ेगा। टू गेट मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट, थीटा विल हैव वैल्यू, जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी होगी कि कितने एंगल पे उस पार्टिकल को हमें प्रोजेक्ट करना होगा। तो देखो भाई टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया है 2 यू साइन थीटा बाई जी। इसको मैक्सिमम करना है तो इसको मैक्सिमम करने के लिए साइन थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा, क्योंकि 2 यू और जी ये तीनों तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। साइन थीटा, अगर हमें टाइम को मैक्सिमम करना है इसका मतलब है साइन थीटा को मैक्सिमम करना होगा, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, जो कि होता है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। तो अगर किसी केस में हमें चाहिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हो तो हमें उस पार्टिकल को 90 डिग्री पे थ्रो करना पड़ेगा, वर्टिकली अपवर्ड ही उसको थ्रो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो मैक्सिमम आएगा। तो ये हो जाता है अपने पास में टाइम ऑफ फ्लाइट का केस, और उस केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो आता है 2 यू अपॉन जी, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल टाइम ऑफ फ्लाइट हो सकता है। इसके बाद में प्रोजेक्टाइल में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। कोई भी प्रोजेक्टाइल है उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये है अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक। कोई भी प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करें वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, इट रिप्रेजेंट द हाइट या द हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम ग्राउंड। ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है ग्राउंड से जो मैक्सिमम हाइट है उसका पॉइंट। चलो देखो ऐसा सा अपने पास में प्रोजेक्टाइल होता है। इस प्रोजेक्टाइल को इस तरीके से थ्रो किया जाता है। यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 0 था, यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T है। ये वाला जो पॉइंट है ये वाला है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट। इसकी जो हाइट है उसको ही बोला जाता है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, सॉरी मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इस पॉइंट पे अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम की वैल्यू होती है कैपिटल T बाई 2। ऐसे इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। इस केस में y डायरेक्शन में जो स्पीड है वो है ये, x डायरेक्शन में जो स्पीड है वो है ये वाला एंगल था थीटा। x और y की स्पीड पता ही है, x में u कोस थीटा, y में u साइन थीटा। ये था क्योंकि u का इधर वाला कंपोनेंट u कोस थीटा, y वाला कंपोनेंट u साइन थीटा। तो देखो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए y एक्सिस के अलोंग ही मोशन ले लेते हैं, अलोंग y एक्सिस या अलोंग वर्टिकल। वर्टिकल वाले केस में ये वाला पॉइंट है मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। अगर मैं किसी पार्टिकल को यहाँ से रिलीज करूँ, ठीक है, y के अलोंग जिसकी वेलोसिटी हो uy, मैक्सिमम हाइट पे पहुँच के y के अलोंग की वेलोसिटी हो जाती है 0। तो वो वाला कंसेप्ट, ये वाली इक्वेशन लगा रहा हूँ मैं y एक्सिस में v²
माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। बट ये इक्वेशन मैं लगा रहा हूँ वाई एक्सिस के अलोंग में, तो वाई एक्सिस के अलोंग में ये इक्वेशन ये हो जाती है। जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे फाइनल पोजीशन पे, तब जो वाई के अलोंग वेलोसिटी है वो जाती है 0, इनिशियल पे यही रहती है 2, वाई के अलोंग में जो एक्सेलेरेशन है -g, और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है वाई एक्सिस में हाफ ऑफ मोशन में वो है h। तो इसका आंसर आ जाता है यू वाई स्क्वेयर अपॉन 2g। माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू आ गई है हाइट की। तो जो प्रोजेक्टाइल है उसकी मैक्सिमम हाइट आ जाती है यू वाई का स्क्वेयर अपॉन 2g। या फिर ऐसा लिखा जा सकता है y के लॉन्ग वेलोसिटी है वो होती है u साइन थीटा, तो u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ये अपने पास में हो जाती है y के लॉन्ग की वेलोसिटी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, दोनों टाइप के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इतना सिंपल सा इसका कंसेप्ट है। तो कितने एंगल पे इसको फेंका जाए कि इसकी मैक्सिमम हाइट तक पार्टिकल राइज करे, उसकी मतलब कि हाइट है वो सबसे ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो इसका भी सेम ही केस है कि अपने पास में y की वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है या सिंपली साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 डिग्री पे। ठीक है, फॉर हाइट h टू बी मैक्सिमम, प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट तक भेजना है, देन वैल्यू ऑफ थीटा मस्ट बी 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे जो हाइट की मैक्सिमम पॉसिबल हो सकती है वो वैल्यू हो जाती है यू स्क्वेयर अपॉन 2g। तो 90 डिग्री पे पार्टिकल को थ्रो करना पड़ेगा, जिस केस में हाइट की जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो आएगी यू स्क्वेयर अपॉन 2g। इतना सा हाइट का कंसेप्ट है। हाइट के बाद में जो प्रोजेक्टाइल में नेक्स्ट कंसेप्ट आता है जिसको आपको ध्यान रखना है वो है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसको लिखा जाता है कैपिटल आर से। जो प्रोजेक्टाइल है उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज, चलो ऐसे सा है अपने पास में प्रोजेक्टाइल, एक्स और वाई के प्लेन में बना रहा हूं, इस तरीके से है प्रोजेक्टाइल। ये वाला जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस में जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज। इस मोमेंट पे जो टाइम है उसकी वैल्यू है 0, यहाँ पे जो टाइम है उसकी वैल्यू है कैपिटल टी, इधर पे मैक्सिमम हाइट है वहाँ पे टाइम होता है t/2, और इसको बोला जाता है मैक्सिमम हाइट। चलो ये चीज़ अपने पास में ऑलरेडी क्लियर है, तो कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली सी बात नहीं है। इसमें x डायरेक्शन के अलोंग जो वेलोसिटी है वो है ux, y के अलोंग जो वेलोसिटी है वो है uy। ठीक है, तो इसको लिखते हैं द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल। कोई पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल में मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये जो आर है इसी को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज है सिंपली एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन तो कुछ होता ही नहीं है, तो डिस्टेंस आ जाता है स्पीड इनटू टाइम। तो 0 से लेकर कैपिटल टी तक का टाइम लग रहा है कैपिटल टी, तो इतने से पाथ में जो टाइम लगेगा वो है कैपिटल टी, और एक्स डायरेक्शन में जो स्पीड है वो है ux। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, टाइम का फॉर्मूला है 2uy/g, तो 2ux uy अपॉन g। ये है रेंज का एक फॉर्मूला 2ux uy/g। दूसरा है रेंज का फॉर्मूला, इसके अंदर में ux और uy की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2u स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई g।
मोस्ट ऑफ केस में जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंटली काम आएगा वो ये होगा। ठीक है, इसके बाद में ये अपने पास में ये केस बन जाता है। ठीक है, बट एक और फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को भी लिख सकते हैं। जैसा कि हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज़ समझाई हुई है कि साइन 2 थीटा है, उसको लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो 2 साइन थीटा और कोस थीटा, इन तीनों चीज़ों को मिला के रेंज को लिखा जा सकता है यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये भी एक रेंज का फॉर्मूला हो सकता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है, जो दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे वो मैंने बॉक्स की टर्म में लिख दिए हैं। तो अब देखो कि मैक्सिमम रेंज करने के लिए पार्टिकल को कितने एंगल पे थ्रो करना पड़ेगा। तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम। रेंज को अगर हमें मैक्सिमम बनाना है तो उस केस में जो साइन 2 थीटा है उसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, और साइन कोई भी फॉर्मूला हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है 1। और ये जब आएगा जब 2 थीटा की वैल्यू हो 90 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है उस केस में जो रेंज है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, और रेंज की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है यू स्क्वेयर अपॉन जी। और ये रेंज मैक्सिमम होती है 45 डिग्री पे, और इसकी वैल्यू हो सकती है यू स्क्वेयर अपॉन जी। तो ये अपने पास में हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, किसी प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज। इसके बाद में नेक्स्ट हम करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री इन टर्म्स ऑफ रेंज। रेंज की टर्म्स में इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री को लिखना। ठीक है, छोटा सा ही कंसेप्ट है बट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, हम भी कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम मिक्स करेंगे ताकि सब कंसेप्ट हैं उनका यूज होता रहे। ऐसा मत सोचना कि एक एक करके एक एक दो दो क्वेश्चन करेंगे, प्रॉपर नंबर ऑफ क्वेश्चन करे जाएंगे। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री हो जाती है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। y इज इक्वल टू, इसमें मैं x टेन थीटा जो है उसको कॉमन ले लेता हूँ। पहली टर्म बच जाएगी 1 माइनस जी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2u स्क्वेयर, कोस स्क्वेयर थीटा को लिख दिया है कोस थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहाँ से क्योंकि x कॉमन लिया है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा x टेन थीटा से, और टेन थीटा को फिर से मैंने लिख दिया है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ताकि सोल्व करना थोड़ा सा इजी हो सके। एक x से तो एक x कैंसिल हो जाएगा, एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाता है x टेन थीटा 1 माइनस, इधर ऊपर में मैं x को कॉमन ले लिया है तो नीचे बचेगा 2u स्क्वेयर कोस थीटा साइन थीटा, और g को ले गया हूं नीचे, ये बन जाता है। पर ये जो टर्म है 2u स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी, ये रेंज के ही इक्वल है, तो जो y है वो हो जाता है x टेन थीटा 1 माइनस x अपॉन आर। इस तरीके से लिखी जाती है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। ठीक है, रेंज की टर्म्स में जो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री है वो ये रहेगी। ओके, नेक्स्ट है कि रेशियो ऑफ रेंज एंड हाइट एंड मैक्सिमम हाइट, एक इसका जो रेशियो है वो भी कई बार काम में आता है। कोई ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, उसमें रेंज और मैक्सिमम हाइट का जो रेशियो है वो कितना आएगा।
तो ये रेशियो और निकाल के लिख लेते हैं, R अपॉन एच। रेंज को मैं हाइट से डिवाइड करने वाला हूं, तो रेंज है उसकी इक्वेशन बन जाती है 2u² साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई जी। हाइट का फॉर्मूला हो जाता है u² साइन² थीटा अपॉन 2g। तो u² से u² कैंसिल होगा, एक साइन से साइन और एक जी से जी, तो ये बच जाता है ऊपर 2 कोस थीटा बाई 1, नीचे बचेगा साइन थीटा अपॉन 2। तो इसको कैसे प्रॉपरली लिखा जा सकता है, 2 कोस थीटा अपॉन 1 इंटू 2 अपॉन साइन थीटा। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो बच जाएगा अपने पास में 4, साइन अपॉन कोस बन जाएगा टेन थीटा। तो रेंज अपॉन मैक्सिमम हाइट है, इसका जो रिलेशन बचता है वो होता है 4 अपॉन टेन थीटा। ये अपने लिए एक सिंपल सा ही कंसेप्ट है, कुछ इसमें मुश्किल जैसा नहीं है। ठीक है, रेंज और हाइट का रिलेशन। नेक्स्ट है अपने पास में रेंज एट एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा। कोई प्रोजेक्टाइल है जिसको मैंने 90 माइनस थीटा पे थ्रो किया गया है, उस केस में उसकी रेंज की वैल्यू क्या होगी। तो कोई भी प्रोजेक्टाइल जिसको थीटा एंगल पे थ्रो किया गया था, पहले उसकी रेंज लिख लेता हूं, 2u² साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये होती है थीटा एंगल पे रेंज। अगर वही रेंज मुझे लिखनी होती है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो उसमें आंसर आ जाता है 2u² साइन 90 माइनस थीटा इंटू कोस ऑफ 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये बन जाता है 2u² साइन 90 माइनस थीटा है वो कोस थीटा के ही इक्वल होता है, और कोस 90 माइनस थीटा है वो साइन थीटा के इक्वल होता है अपॉन जी। तो ये तो इसी रेंज के ही इक्वल आ गई है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल को u स्पीड से एंगल थीटा पे फेंक दूं या फिर u स्पीड से एंगल 90 माइनस थीटा पे थ्रो कर दूं, दोनों केस में जो रेंज है उसकी वैल्यू सेम ही आएगी। सिंपल सा सिनेरियो है, किसी भी प्रोजेक्टाइल को चाहे मैं एंगल थीटा पे थ्रो करता हूं चाहे 90 माइनस थीटा पे थ्रो करता हूं, दोनों केस में जो रेंज आती है उसकी वैल्यू सेम आएगी। ओके, डायग्राम की टर्म्स में इसको समझाता हूं। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। एक पार्टिकल है जिसको एंगल मैंने थीटा पे फेंका है, एक दूसरा पार्टिकल है, पहले वाले का जो थीटा है उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेम ही मास का मतलब कि सेम ही चीज़ों का प्रोजेक्टाइल है, उसको मैंने एंगल 90 माइनस थीटा पे फेंका है। तो इस केस में जो इसका पाथ होगा वो ऐसे रहेगा, इस केस में इसका जो पाथ है वो ऐसे रहेगा, और दोनों की जो रेंज है वो सेम आ जाएगी। ठीक है, प्रॉपर तरीके से बना लेना। दोनों केस में जो रेंज है वो इक्वल आती है, एक ही जगह पे दोनों पार्टिकल जाके गिरते हैं, चाहे मैं एंगल थीटा पे फेंकूं चाहे 90 माइनस थीटा से। 90 माइनस थीटा वाला ये वाला एंगल है 90 माइनस थीटा, टोटल यहाँ का इस वाई और एक्सिस के बीच में होता है 90, तो ये वाला एंगल है थीटा। तो ऐसा भी बोल सकते हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल से थीटा पे फेंकूं चाहे वर्टिकल से थीटा पे फेंकूं, दोनों केस में रेंज है वो सेम ही आएगी। चलो लिख लेते हैं इस पॉइंट के बारे में। तो देखो, रेंज will be same if particle is thrown at angle theta और 90 डिग्री माइनस थीटा। चाहे पार्टिकल को थीटा पे फेंकूं चाहे 90 माइनस थीटा पे, दोनों केस में सेम स्पीड से फेंकना पड़ेगा, ये भी लिखना जरूरी है, विद सेम स्पीड।
नेक्स्ट अपने पास में पॉइंट आता है, एक होता है कि इफ ए पार्टिकल थ्रोन एट थीटा विद हॉरिजॉन्टल एंड थीटा विद वर्टिकल। एक पार्टिकल है जिसको थ्रो किया गया है थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ में या थीटा एंगल वर्टिकल के साथ में, बोथ विल गिव सेम रेंज, दोनों में जो रेंज है वो सेम रहेगी। नंबर थर्ड, इस पे बेस्ड एक डेफिनेशन आती है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दो होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे, जब इन दोनों का सम करें तो 90 डिग्री आ जाए, तो इन दोनों एंगल्स को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जिन दो एंगल का सम करें और उनका जो सम है वो 90 डिग्री आ जाए, तो ऐसे एंगल्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस पे बेस्ड जो पॉइंट है वो क्या है कि रेंज एट टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स विल बी सेम। कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे वहां पे जो रेंज आएगी उसकी वैल्यू सेम होगी। ये अपने पास में आ जाता है रेंज पे बेस्ड कंसेप्ट। बिल्कुल ही सिंपल कंसेप्ट है, कुछ भी इसके अंदर में मुश्किल जैसा नहीं है। तो अब हम करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करता हूँ, नीट का ही PYQ है। ए प्रोजेक्टाइल हैज इनिशियल वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप, फाइंड इट्स फाइनल वेलोसिटी। इस प्रोजेक्टाइल की जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इस तरीके से है कोई प्रोजेक्टाइल, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। तो इसका जब इनिशियली रिलीज किया था उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो है 2, x कोऑर्डिनेट है वो है 2 और y कोऑर्डिनेट है वो है 3। इस तरीके से पार्टिकल यहाँ पे जाके गिरेगा। तो बेटा जो x कोऑर्डिनेट है वेलोसिटी का वो 2 ही रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। जो y कोऑर्डिनेट है वो वाला कोऑर्डिनेट जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो जो फाइनल वेलोसिटी है उसका आंसर हो जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप। तो इसका आंसर बन जाता है 2i कैप माइनस 3j कैप। वेलोसिटी थी उसकी डायरेक्ट, जो y वाली वेलोसिटी थी वो जस्ट अपोजिट हो गई है, x वाली वेलोसिटी ऐसे सेम ही रही है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ट्राजेक्ट्री पे बेस्ड हैं, ठीक है। उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो करवाता हूँ। इस पे वेरियस टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं वो सारे के सारे, ठीक है। तो जिसको ट्राजेक्ट्री वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं वो इसको स्किप कर सकता है, अदरवाइज इम्पोर्टेंट तो है वो। तो जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ये ट्राजेक्ट्री पे बेस्ड। देखो x की वैल्यू गिवन है t, y की वैल्यू गिवन है t स्क्वायर। इस चीज़ का यूज करके इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री है उसको हमें निकालना है। तो ऐसे कंसेप्ट में कुछ नहीं करना है हमें, एक तरफ से t की वैल्यू उठा के दूसरे वाले कोऑर्डिनेट में पुट कर दी है और x और y की टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी। तो ये है जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन x इज इक्वल टू टी, यहाँ से टाइम की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 t इज इक्वल टू x, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ये हम स्टेप करने वाले हैं। तो y की वैल्यू हो जाती है x स्क्वायर। ये बन गई है ट्राजेक्ट्री। पूछा जाए तो कैसी ट्राजेक्ट्री है, पैराबोलिक ट्राजेक्ट्री है, देख के ही पता चल रहा है पैराबोला की इक्वेशन है, तो इसलिए इसकी ट्राजेक्ट्री है पैराबोलिक मानी गई है। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वाई इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी। ये अपने पास में इक्वेशन गिवन है। इस चीज़ का यूज करके हमें इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री बतानी है। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री आने वाले चैप्टर्स में भी इंपॉर्टेंट रहता है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब देखो इसकी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री बतानी है कैसे रहेगी। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू यहाँ पे पुट करना, इधर से टाइम की वैल्यू यहाँ पे पुट करना अपने लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, यहाँ से t निकालें, साइन इनवर्स की टर्म्स में वो फंक्शन बनेगा, फिर y में पुट करें। इतनी ज़्यादा मैथमेटिकल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है फिजिक्स में। बेसिकली देखो यहाँ पे एक है साइन एक है कोस और हमें इसको एलिमिनेट करना है। तो इसमें ओमेगा सिर्फ टी को सोल्व नहीं करते हैं, कंप्लीट साइन और कंप्लीट कोस को मैं सोल्व कर देता हूँ। देखो क्या है कि हमें जैसा कि पता है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा उसकी वैल्यू होती है 1। सिमिलरली लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर ओमेगा टी या कोस स्क्वेयर ओमेगा टी, इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी। अब यहाँ पे साइन और कोस की वैल्यू पुट कर देते हैं ऊपर वाली इक्वेशन से। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू बन जाएगी यहाँ से एक्स अपॉन ए, तो ये बन जाएगा एक्स अपॉन ए का स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा वाई अपॉन ए का स्क्वायर, जो कि कोस है वो बन जाएगा, ए को इधर ले जाऊंगा तो वाई अपॉन ए, तो ये बन जाता है 1। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ए स्क्वेयर को मैंने एलसीएम ले लिया है, तो इधर से इक्वेशन बन जाती है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। ग्राफिकल सेक्शन में ये चीज़ भी मैंने तुम्हें बताई थी कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। तो इसकी जो ट्राजेक्ट्री है उसकी इक्वेशन ये है, और दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस पार्टिकल की जो ट्राजेक्ट्री है वो सर्कुलर ट्राजेक्ट्री है। कोई भी ऐसी ट्राजेक्ट्री नजर आए ए साइन ओमेगा टी या एक है ए साइन ओमेगा टी, एक है ए कोस ओमेगा टी, इसकी ट्राजेक्ट्री की बात करें तो ये सर्कुलर ट्राजेक्ट्री है, ये एक सर्कल की इक्वेशन है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अगर अपने पास में पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में गिवन है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए कोस ओमेगा टी जे कैप। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस में मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है, नीट के अंदर भी मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बन जाता है। देखो आर वेक्टर गिवन है ये, ठीक है, हमें क्या निकालना है, पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल की स्पीड, पार्टिकल का एक्सेलरेशन और इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम निकालने वाले हैं। तो पहली अगर मैं बात करूं जो पोजीशन वेक्टर है वो है ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए कोस ओमेगा टी जे कैप। इसका मतलब है आई के साथ जो लिखा हुआ है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट है ए साइन ओमेगा टी, और जो जे के साथ लिखा हुआ है वो है वाई कोऑर्डिनेट, जो कि है ए कोस ओमेगा टी। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है वो निकल के आ गए हैं। अब फर्स्ट है टॉपिक, वो निकालना है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो निकल के आएगी डी एक्स बाई डी टी से। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ए साइन का डिफ्रेंसिएशन आ जाता है कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। इसका ही अगर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट निकालें, गैलीलियो लॉ के अकॉर्डिंगली निकाल रहे हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अलग अलग आ सकते हैं, तो वेलोसिटी का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा डी वाई बाई डी टी। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ए है कांस्टेंट, कोस का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो ये आ गई है वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। अगर वेलोसिटी वेक्टर पूछा जा रहा है तो लिख देंगे वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो इधर पे जो वेलोसिटी वेक्टर है वो बनता है ए ओमेगा कोस ओमेगा टी आई कैप माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप। इस तरीके से बन जाता है इसका वेलोसिटी वेक्टर। तो ये आ जाती है पार्टिकल की वेलोसिटी। सेकंड अगर हम बात करें पार्टिकल की स्पीड, पार्टिकल की स्पीड का मतलब है इसकी जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और होल पे अंडर रूट। तो देखो इसको लिखते हैं एक्स कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पे निकाल लिए थे तो ये आसान है, इससे भी निकाल दे तो एक ही तो बात है। इसका स्क्वायर करूँगा तो मैं आ जाएगा ए ओमेगा कोस ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, तो सीधा प्लस ही लिखते हैं ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ओके, अब देखो इसमें आ जाता है ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी।
यहाँ पे मैं ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर को कॉमन ले लेता हूँ, इधर बच जाता है कोस स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। जैसा कि हमें पता है कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो इसका आंसर हो जाता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर, बाकी तो 1 ही 1 ही है। तो इधर पे जो पार्टिकल की स्पीड है उसका आंसर आ जाता है ए इंटू ओमेगा। इस तरीके से निकाला जा सकता है, कुछ भी इसके अंदर में मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ हमें निकालनी है वो है एक्सेलरेशन। नंबर 3 जो चीज़ है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को लिखा जा रहा है ए वेक्टर से, एक्सेलरेशन को लिख देंगे dv बाई डी टी, वेलोसिटी वाली जो इक्वेशन थी उसका डिफरेंशिएशन। तो अब इस क्योंकि ये इक्वेशन है ही तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, अदरवाइज एक्स और वाई कंपोनेंट से भी आंसर आ सकता था, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं एक्सेलरेशन लिख रहा हूँ, पहले तो ए ओमेगा इंटू कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसके अंदर में ए ओमेगा तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन। इसके साथ में आई कैप माइनस ए ओमेगा है कांस्टेंट, साइन का डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ये बन जाता है जी कैप। तो ये हो जाता है अपने पास में एक्सेलरेशन। और देखो एक्सेलरेशन के अंदर में मैं माइनस ओमेगा स्क्वेयर को अगर कॉमन ले लूँ तो ये बन जा रहा है ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए कोस ओमेगा टी जे कैप। बट ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है, ए साइन ओमेगा टी प्लस ए कोस ओमेगा टी, यही तो पोजीशन वेक्टर था जो स्टार्टिंग में लेके चले थे। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन है उसको माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर वेक्टर की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ए वेक्टर का वैल्यू हो जाती है माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर वेक्टर। बस ये अपने पास में ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये भी इसको लिखने का एक तरीका हो सकता है। तो इस टाइप की जो भी इक्वेशन आए उनमें ये सारी जो चीज़ें हैं इनका ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट केस है। ओके, नंबर 4 इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। इसकी अगर मैं ट्राजेक्ट्री की इक्वेशन लिखूं तो इसकी ट्राजेक्ट्री क्या हो जाएगी, देखो ए साइन ओमेगा टी है, ए कोस ओमेगा टी, ऊपर वाला भी इक्वेशन सेम ही था। ठीक है, तो वो चीज़ हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। तो इसकी ट्राजेक्ट्री की इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, ये एक सर्कल है जो कि ए रेडियस का सर्कल है, बस। ठीक है, तो ये अपने पास में हो जाता है इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ इस पे बेस्ड ही। तो ये है अपने पास में क्वेश्चन, इफ पार्टिकल हैज ट्राजेक्ट्री, कोई पार्टिकल है जिसकी ट्राजेक्ट्री है इस तरीके से, पार्टिकल ट्राजेक्ट्री नहीं सॉरी, पार्टिकल हैज वेलोसिटी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है 2xy आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें निकालना है जो इसकी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री है वो क्या होगी। तो देखो वेलोसिटी है 2xy आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी गिवन है 2xy, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी गिवन है वो है y। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री निकालनी है। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री का मतलब हो जाता है बेसिकली टाइम की टर्म्स को एलिमिनेट करना, बट यहाँ पे टाइम की टर्म्स हमें समझ ही नहीं आ रही है क्योंकि एक्स और वाई की टर्म्स में इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ डी एक्स वाई डी टी जो कि है 2xy, इसको मैंने लिख दिया है डी वाई बाई डी टी जो कि है अपने पास में y। अब अपने पास में जो इक्वेशन है वो टाइम की टर्म्स में भी आ गई है, यहाँ पे भी टाइम की टर्म्स मुझे दिखाई दे रही है, डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी। अब इनको सोल्व करना तो बिल्कुल आसान है, एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, डी एक्स बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी टी। तो ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि जो टाइम है वो ईजिली एलिमिनेट हो सके। इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी है 2xy और डी वाई बाई डी टी है सिर्फ y। तो डी टी से डी टी कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, तो डी एक्स अपॉन डी वाई जो है वो बन जाता है 2x के इक्वल, इज इक्वल टू 2x। अपने पास में इतनी सिंपल सी इक्वेशन आ गई है। अब इसको सोल्व करना बिल्कुल आसान है क्योंकि अब तो सिर्फ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बच गया है ये। तो वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, इज इक्वल टू 2dy। ओके, एक्स वाली टर्म्स है उनको एक तरफ लिया है, वाई वाली टर्म्स को एक तरफ रखा, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया
dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आ जाता है ln x, इस वाले स्टेप में मैंने इंटीग्रेट किया है, इज इक्वल टू 2dy, इसका इंटीग्रेशन आ जाता है 2y प्लस सी। ये बन गई है अपनी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। जैसा ऑप्शंस में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंगली रीअरेंज कर लेंगे, वो बाद की बात है, बट इसका जो फाइनल आंसर है वो यही है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास में वो है ये, इफ x इज इक्वल टू 3 sin ओमेगा टी एंड y इज इक्वल टू 4 cos ओमेगा टी, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। इसमें हमें इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री है उसको कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे भी एक साइन है एक कोस है, तो वही वाला कंसेप्ट है वो यूज करेंगे, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वेयर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू हो जाती है x अपॉन 3, तो बन जाता है x अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस कोस ओमेगा टी की वैल्यू हो जाती है y अपॉन 4, तो ये हो जाता है y अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आ जाती है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। और ये जो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री है ये होती है इलिप्स की, तो इसकी ट्राजेक्ट्री है इलिप्टिकल ट्राजेक्ट्री, इलिप्टिकल ट्राजेक्ट्री। बस ये हो जाता है ट्राजेक्ट्री पे बेस्ड क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे, जो प्रॉपर प्रोजेक्टाइल मोशन है उस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो ये है अगला क्वेश्चन आपके टीवी स्क्रीन पे, ए पार्टिकल थ्रोन विद ए वेलोसिटी 30 i कैप प्लस 40 j कैप फ्रॉम ग्राउंड, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन थ्रोन। जब पार्टिकल को थ्रो किया था तो उस मोमेंट पे स्पीड क्या है। ओके, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है, कितने एंगल पे उसको प्रोजेक्ट किया गया है। नेक्स्ट निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, नेक्स्ट निकालना है मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल, अगला है रेंज, मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, और 1 सेकंड के बाद में वेलोसिटी क्या होगी। ये है अपने पास में क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमें प्रॉपर तरीके से सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो मैं एक प्रोजेक्टाइल है उसको बना लेता हूँ, ये जो क्वेश्चन ग्राफ बनाने से सोल्व हो जाएंगे वो तो इधर पे ही कर लेंगे। तो देखो प्रोजेक्टाइल है वो इस तरीके से जाएगा। इस प्रोजेक्टाइल की अगर मैं बात करूं तो इसकी x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है 30, x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है 30, y डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी है ux 30 है, uy जो है वो है उसकी 40, नेट जो स्पीड है वो मान लेते हैं u है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो है थीटा। इस तरीके से अपने पास में सिनेरियो गिवन है। u का वेक्टर मैं थोड़ा सा कम ही बना दे रहा हूँ, ये है u और ये एंगल है थीटा। तो इस तरीके का अपने पास में सिनेरियो है। सबसे पहली जो चीज़ निकालनी है वो क्या है कि स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन थ्रोन, जब पार्टिकल को थ्रो किया था तो उसकी क्या स्पीड है। तो इस पार्टिकल की जो स्पीड है, ठीक है, जो क्वेश्चन आप खुद से निकाल सकते हो तो बेटा उसको खुद से ही निकाल लो, वीडियो को स्किप करते रहो उतनी, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं है। अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ये निकाल लेंगे। 3 4 5 वाली ट्राइंगल है जो कि याद ही रखनी है, तो यहाँ पे 30 40 50 की ट्राइंगल बन जाएगी। सेकंड हमें निकालना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए देखो क्या चाहिए है, एक्स डायरेक्शन में स्पीड गिवन है, वाई डायरेक्शन में स्पीड गिवन है। तो जो वाई डायरेक्शन की स्पीड है उसको लिखा जा रहा है यू साइन थीटा, ठीक है, और एक्स डायरेक्शन वाली स्पीड है उसको मैं लिख देता हूँ यू कोस थीटा। ठीक है, मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वो क्या है, यू वाई अपॉन यू एक्स, इन दोनों का रेशियो निकाल रहा हूँ, यू साइन थीटा अपॉन यू कोस थीटा, ठीक है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 40 अपॉन 30। ओके, इस टर्म को आगे सोल्व करता हूँ तो u से u कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ये बन जाता है टेन थीटा, और ये इधर बन जाता है 4/3। इसका मतलब जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो थीटा से लिखा है उसकी वैल्यू है 53 डिग्री। फर्स्ट और सेकंड जो आंसर है उनकी वैल्यूज आ गई है 50 मीटर पर सेकंड एंड 53 डिग्री। ओके, इसके बाद में जो नेक्स्ट निकालना है वो क्या है कि टाइम ऑफ फ्लाइट, इस पार्टिकल को कितना इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। नंबर थर्ड है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या हो जाता है
2u sin θ/g या 2uy/g, ये भी लिखवाया था मैंने, 2y डायरेक्शन में वेलोसिटी अपॉन g। तो अब इसमें y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो तो है 40, तो 2 इंटू 40 अपॉन जी की वैल्यू है 10, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 इंटू 2, इसका टाइम पीरियड आ जाएगा 8 सेकेंड। ये आ जाता है टाइम पीरियड का आंसर। नेक्स्ट है नंबर 4। नंबर 4 निकालना है इसमें हाइट मैक्सिमम, कितनी मैक्सिमम हाइट तक पार्टिकल जाएगा। तो ये आ जाता है u²/2g, बस y डायरेक्शन की वेलोसिटी उसमें पुट करते हैं, uy²/2g, इसका फॉर्मूला भी लिखवाया हुआ है। तो 40 इंटू 40 अपॉन 2 इंटू जी मतलब कि 20, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 4 से 2 कैंसिल आउट, 40 इंटू 2 80 मीटर। तो जो इसकी हाइट आ जाती है वो आ जाती है 80 मीटर। पॉइंट नंबर 5 पॉइंट है, इसमें रेंज निकालनी है। रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इंटू टाइम टेकन। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है 30 जो कि यहाँ पे लिखी है, और जो टाइम लगा है वो है 8। ठीक है, तो इसकी जो रेंज आ जाती है वो आ जाती है 240 मीटर। ठीक है, रेंज 1 वही 9 पॉइंट और लिख लो, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी भी निकालनी आनी चाहिए, उसको भी सोल्व करेंगे। चलो, जो 5 पॉइंट है वो अपने पास में यहाँ पे सोल्व हो गए हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 पॉइंट में क्या पूछा गया है कि वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे क्या वेलोसिटी होगी। देखो, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है 30, जब हम मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते हैं तो एक्स वाली वेलोसिटी है वो तो रहती है जो कि है 30, वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है मैक्सिमम हाइट पे जाके 0 हो जाती है। तो मैक्सिमम हाइट पे जाके सिर्फ एक वेलोसिटी बचती है, चाहे उसको u cos थीटा मान लो, चाहे उसको 30 मान लो, एक ही वेलोसिटी बचती है। तो मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी है उसका आंसर आ जाता है 30 i कैप। पॉइंट नंबर 7, वेलोसिटी एट फाइनल पॉइंट, जब फाइनल पॉइंट यहाँ पे पहुँचता है तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो जो 30 थी वो 30 ही रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी थी 40, वो अपोजिट हो जाती है, तो ये हो जाती है 40। तो इसका आंसर आ जाता है 30 i कैप माइनस 40 j कैप। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 8 पॉइंट क्या गिवन है कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, जब टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड हो गई है तो उस मोमेंट पे वेलोसिटी क्या रहेगी। तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो तो 30 ही रहेगी। ठीक है, y डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो लिख देता हूँ, y डायरेक्शन की वेलोसिटी आ जाती है u प्लस at y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 40 प्लस एक्सेलेरेशन है -10, 1 सेकंड के बाद में, 1 सेकंड के बाद में आ जाता है 40 माइनस 10, मतलब कि वेलोसिटी बन जाती है y डायरेक्शन में 30। इसका मतलब है कि जो 8 है उसका आंसर बनेगा वो क्या रहेगा, 30 i कैप प्लस 30 j कैप। ये बन जाती है वेलोसिटी जब पार्टिकल मैक्सिम, जो पार्टिकल के बाद में 1 सेकंड के बाद में। ठीक है, तो 8th वाले का जो आंसर है वो ये बन जाता है। ओके, 6, 7, 8 ये वाला पॉइंट भी कर दिया है। नेक्स्ट इसके अंदर में जो निकालना है वो क्या है कि इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। पॉइंट नंबर 9 है, वो बता रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी हो जाती है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। सबसे पहली बात अगर हम करें टेन थीटा की, टेन थीटा निकाला था 4/3, 53 पे होता है 4/3, 1 माइनस एक्स अपॉन जो रेंज है, रेंज की वैल्यू आई थी 240। तो ये आ जाती है अपने पास में इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। जैसा भी ऑप्शंस में गिवन होगा अकॉर्डिंगली रीअरेंज कर लेंगे, वो बाद की बात है, बट अपने को ये चीज़ निकालनी आनी चाहिए। यहाँ तक जो भी चीज़ें बताई हुई हैं उसमें किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, और अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, उसके अकॉर्डिंगली या तो मैं नई वीडियो बना दूंगा या फिर उसके अकॉर्डिंगली इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे मेरे से कनेक्ट हो। ठीक है, उन चीज़ों को मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है उसको लिखता हूँ।
तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ए पार्टिकल इज थ्रोन एट एंगल 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। 60 डिग्री के एंगल पे हॉरिजॉन्टल से फेंका गया है। ठीक है, तो हमें बताना है काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, इनिशियल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसका रेशियो। ओके, तो देखो इस तरीके से है अपने पास में, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ऐसे कुछ करके पार्टिकल आगे जाके गिर जा रहा है। ठीक है, पार्टिकल की जो स्पीड है वो नहीं गिवन है, तो स्पीड है उसको u मान लिया है हमने, खुद अज्यूम किया है लेट करके, तो इसलिए इसके आगे लिख दिया है लेट। ठीक है, जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी बचती है u का इधर वाला कंपोनेंट है u कोस थीटा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी जो स्पीड है वो होती है u कोस थीटा, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो इधर लिख देता हूँ u कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है वो होती है u/2। तो अब हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, इसका रेशियो निकालना है। तो इनिशियल पॉइंट पे आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वेयर, और v जो है वो होता है स्पीड। तो हाफ एम इनिशियल पॉइंट पे जो u है, स्पीड है वो u है, और हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड है उसकी वैल्यू है u/2। ठीक है, तो हाफ एम से हाफ एम कैंसिल आउट, ऊपर बचता है u स्क्वेयर, नीचे बच जाता है u स्क्वेयर अपॉन 4। तो ये जो रेशियो है वो आ जाता है 4/1। जो 4 है ऊपर चला जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो आंसर बचेगा वो बचेगा 4/1। ठीक है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछता हूँ। तो ये अपने पास में क्वेश्चन, द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल के जो पोजीशन के कोऑर्डिनेट है वो है, एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो है 3t और वाई कोऑर्डिनेट है 4t - 5t स्क्वायर। तो इसमें हमें निकालना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद वर्टिकल, कि वर्टिकल से कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, तो वो प्रोजेक्शन वाले केस के अंदर में हमें निकालना होता है इनिशियल वेलोसिटी किस तरीके से होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी निकालता हूं, तो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन के अंदर में है वो तो आएगी dx/dt से, तो वो बन जाएगी 3। वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी dy/dt से, तो वो जाती है 4 - 10t। बट हम निकाल रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी है तो बन जाएगी 4। ठीक है, जब टाइम की वैल्यू 0 पुट करते हैं उसी को बोलते हैं इनिशियल। तो ये आ गई है अपने पास में इनिशियल वेलोसिटी। जो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी है, उनको हमने इधर की तरफ लिखा है। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी है उसके अकॉर्डिंगली बनाता हूं मैं सिचुएशन। ऐसे है अपने पास में वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। पार्टिकल की नेट वेलोसिटी है मान लेते हैं इसकी डायरेक्शन में, और वर्टिकल से एंगल निकालना है, तो वर्टिकल से जो एंगल है वो है थीटा। वेलोसिटी मान लेते हैं u, u का थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, u कोस थीटा, और u का इधर कंपोनेंट बन जाता है u साइन थीटा। इधर में जो u कोस थीटा है, ठीक है, वर्टिकल y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है 4, और x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है u साइन थीटा वो है 3। लो ये लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन निकाल लेते हैं, साइन वाले कंपोनेंट से कोस कंपोनेंट को डिवाइड कर देंगे, तो u साइन थीटा अपॉन u कोस थीटा, तो बनेगा 3/4। u से u कैंसिल आउट, tan थीटा बनता है 3/4, और जो थीटा है वो बनता है 37 डिग्री। ये हो जाता है इस चीज़ का आंसर। ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो ऐसे निकल में आएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। चलो कुछ और क्वेश्चन है वो पूछता हूँ। तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, द इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, प्रोजेक्टाइल की जो ट्राजेक्ट्री है उसकी इक्वेशन गिवन है 2x - x²/2। अब इस चीज़ का यूज करके हमें निकालना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मैक्सिमम हाइट और रेंज। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, और कुछ इसके अंदर में करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रॉपर क्वेश्चन है यही, इस चीज़ का यूज करके सिंपल तरीके से चीज़ें हम निकालने वाले हैं। ये अपने पास में मान लेते हैं प्रोजेक्टाइल है y और x, जिसकी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री है इस तरीके से।
ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ हमें इसमें निकालनी है वो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की, किस एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया गया है। उस चीज़ को निकालने के लिए हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विद इसकी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री से कंपेयर करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। ये बन जाती है अपने पास में इसकी इक्वेशन जो है वो। ठीक है, ट्राजेक्ट्री की इक्वेशन ये होती है, इससे कंपेयर करेंगे। तो इससे कंपेयर करते हैं तो x का जो कोफिशिएंट है वो है अपने पास में टेन थीटा, ऊपर से जो x का कोफिशिएंट है वो है 2। तो कोफिशिएंट ऑफ x 2 इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा है उसकी वैल्यू आ जाती है टेन इनवर्स ऑफ 2। ये आ जाता है अपना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना सबसे आसान है, इसी तरीके से ही निकालना है। जो x का कोफिशिएंट है सिर्फ वही देखना है, x का कोफिशिएंट है वो टेन थीटा आता है, x टेन थीटा। क्लियर, डन। फर्स्ट आंसर अपने पास में आ गया है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सेकंड निकालना है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट फॉर मैक्सिमम हाइट, ये प्रोजेक्टाइल है, इसकी मैक्सिमम हाइट क्या है। तो बेटा देखो मैक्सिमम हाइट है वो ये होती है इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट होता है मैक्सिमम हाइट का पॉइंट। तो मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट के लिए अपने पास में क्या सिचुएशन है, ओके, ये अपने को समझने की ज़रूरत है। तो मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे जो स्लोप है उसकी वैल्यू 0 होती है। इस पॉइंट पे अगर मैं स्लोप टेंजेंट लाइन बनाऊं तो वो हॉरिजॉन्टल बनेगी, और इस पॉइंट पे जो स्लोप है वो 0 रहेगी। तो इस पॉइंट पे स्लोप होती है 0, और इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, टोटल है r, यहाँ का x कोऑर्डिनेट बनेगा r/2, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो बन जाता है हाइट। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट की इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दी है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए जब भी हमें कभी केस देखना होगा तो वहाँ पे जो इसकी स्लोप है उसको 0 पुट कर देंगे। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री की जो स्लोप है उसको क्या पुट कर देंगे, 0। dy/dx इसका डिफ्रेंसिएशन है उसको 0 पुट करेंगे। तो 2x का डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2, 1/2 तो ऐसे ही है, x स्क्वेयर का जो डिफ्रेंसिएशन है वो आ जाएगा 2x। तो 2 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो जो x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू आ गई है 2। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचे हैं तो x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू आ गई है 2, बट हमें जो निकालना है वो है y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट देखो, तो इक्वेशन अपने पास में वापस से वही इक्वेशन लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2, 2x माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2। तो 2 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वेयर बाई 2, मतलब कि 4 माइनस 4 बाई 2, मतलब कि 4 माइनस 2। तो इधर पे जो अपने पास में y कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू आ गई है 2। तो उस पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे वह जो y कोऑर्डिनेट आया है उसकी वैल्यू आ गई है 2। तो जो अपने पास में मैक्सिमम हाइट है उसकी वैल्यू आ गई है 2 मीटर। बस ये हो जाता है इसका आंसर, और इसमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है, फॉर रेंज। अब बेटा क्योंकि थीटा पता है, देखो अपने पास में जो इस केस में जो एंगल थीटा है वो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, टेन थीटा ये निकाल लिया है, हाइट निकाल ली है, और रेंज निकालना है। तो एक तो यही तरीका है, तो मैक्सिमम हाइट पे जो रेंज बाई 2 है उसका कोऑर्डिनेट है 2, तो रेंज की वैल्यू आ जाएगी 4। वो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, हाइट निकाल ली है तो। एक और फॉर्मूला आ जाता है r/h इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 4, ये भी लगा सकते थे, इससे भी रेंज की वैल्यू आ जाती। बट जो मैं तरीका बताने वाला हूँ वो अलग है, ये केस भी कर सकते हो। अलग तरीका है कि देखो रेंज कैसे पता चलेगा। अगर मैं बात करूँ y कोऑर्डिनेट को 0 पुट करने की, तो y कोऑर्डिनेट 0 इस पॉइंट पे होता है और एक इस पॉइंट पे होता है। ये दो ऐसे पॉइंट है जहाँ पे y कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। तो अगर y कोऑर्डिनेट जहाँ पे 0 आ रहा है तो वो दो पॉइंट है, एक तो है 0,0, एक है अपने पास में रेंज 0।
तो अगर मैं y कोऑर्डिनेट को 0 पुट करूंगा तो अपने पास में x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो 0 और एक x की वैल्यू आएगी रेंज के इक्वल। बस ये पुट करना है। तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी जो अपने पास में गिवन है 2x माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2, 2x माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2। अगर मैं y कोऑर्डिनेट को 0 पुट करता हूँ तो ये बन जाता है 2x माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू 0। पहले मैं x को कॉमन ले लेता हूँ, 2 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो या तो x इज इक्वल टू 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है, एक तो यही पॉइंट आना था। दूसरा बन जाता है 2 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है 2 इज इक्वल टू एक्स बाई 2 और दूसरी x की जो वैल्यू है वो आ जाती है 4। तो x की जो दो वैल्यू आनी है, एक तो है 0 एक है 4, जो दूसरी वाली जो वैल्यू है जो वो है रेंज की वैल्यू। बस, तो कोई भी तरीका हम लगा सकते हैं, जो अपने लिए इजी रहेगा वो वाला कंसेप्ट लगाएंगे, अदरवाइज अपना आंसर नहीं आएगा। ठीक है, जो आपको आसान लगता है उनमें से कोई भी एक जो तरीका है उसको अप्लाई कर लो, सारे तरीके आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अपने पास में करते हैं और थोड़े से कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं लेवल इसका बढ़ाता जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो देखो क्या है। तो बेटा नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है ये, इफ h1 एंड h2 बी द ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इन टू पाथ ऑफ ए गिवन वैल्यू ऑफ ए रेंज। एक ही रेंज की वैल्यू के लिए दो हाइट अपने पास में निकल के आ रही है, वो है h1 और h2। ठीक है, तो उस केस में जो हॉरिजॉन्टल रेंज है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई एक वैल्यू ऑफ रेंज के लिए दो हाइट आ रही है, ठीक है, तो अपने पास में प्रोजेक्टाइल है उसमें सेम रेंज कब होती है, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। तो एक हाइट है वो निकल के आ रही है अपने पास में एंगल थीटा के कोरस्पॉन्डिंग, दूसरी हाइट है वो निकल के आ रही है एंगल 90 माइनस थीटा के कोरस्पॉन्डिंग। तो पहले जो एंगल थीटा है उसके कोरस्पॉन्डिंग लिख लेता हूँ, दूसरा लिख लेता हूँ एंगल 90 माइनस थीटा के कोरस्पॉन्डिंग। एंगल थीटा के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं हाइट लिखूं तो उस हाइट की वैल्यू आएगी h1। ठीक है, तो एंगल थीटा के कोरस्पॉन्डिंग जो हाइट है वो h1 लिख देता हूं। h1 की वैल्यू आ जाती है u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g, ये हो जाती है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। दूसरी जो हाइट है वो आ जाती है u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा हो जाता है साइन स्क्वेयर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है दूसरे वाला, उस पे जो हाइट है उसकी वैल्यू देखो क्या बन जाती है, साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कोस थीटा। तो यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो दो हाइट है अपने पास में, उन दोनों हाइट की वैल्यू मैंने निकाल ली है। एक तो आई है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g, एक आई है यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा बाई 2g। ओके, नेक्स्ट मैं निकाल रहा हूँ रेंज। दोनों केस में जो रेंज है उसकी वैल्यू सेम आती है 2u स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये आ गई है इक्वेशन नंबर 3। अब अपने को सोचना है कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो सकता है या कैसी इसमें अप्रोच लगाई जा सकती है। मेन चीज़ है बेटा सोचने की, क्योंकि सेम क्वेश्चन है एग्जाम में आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बट सिमिलर क्वेश्चन जरूर आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो h1 है और जो h2 है, h में क्या आ रहा है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, इसमें आ रहा है यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। ठीक है, और रेंज में आ रहा है यू स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा। तो इस केस में मेरा जो दिमाग है वो चला, और दिमाग ने देखो इसमें क्या बताया कि अगर मैं रेंज का स्क्वायर कर लूं तो u की पावर 4 हो जाएगी, साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा हो जाएगा। और h1 h2 को मल्टीप्लाई कर लूं तब भी u की पावर 4 हो जाएगी, साइन स्क्वेयर थीटा और कोस स्क्वेयर थीटा हो जाएगा, और दोनों को डिवाइड करके अपना आंसर निकल जाएगा। क्लियर सी बात है, तो यही कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो बेटा मैंने किया कि रेंज का स्क्वायर कर लेता हूं और h1 h2 जो दो हाइट है उनकी मल्टीप्लाई करके उससे डिवाइड कर देता हूं। मोस्ट प्रोबेबल इससे आंसर आ जाना चाहिए। रेंज का स्क्वायर करेंगे तो इस टर्म का स्क्वायर होगा, तो इस टर्म का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, u की पावर 4
साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा अपॉन नीचे हो गया है जी का स्क्वायर, उसको मैंने लिख दिया जी इंटू जी। ओके, H1 और H2 की मल्टीप्लाई करता हूँ। H1 की मल्टीप्लाई आ जाएगी यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2 इंटू जी, यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा अपॉन 2 इंटू जी। क्योंकि अपने पास में मोस्ट ऑफ जो इम्पोर्टेंट काम था H1 H2 और R के इक्वेशन को रीअरेंज करने में, वो काम क्या था? वो जो काम था वो अपने पास में था कि किसी तरीके से u और जो थीटा वाली टर्म है उनको एलिमिनेट करना। ठीक है, तो अपने पास में इस तरीके से हम इसको सोल्व करने की ट्राई कर रहे हैं। तो देखो बेटा, u का पावर 4 है तो स्क्वायर से स्क्वायर ये दोनों कट जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन स्क्वायर कट जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, g से ये g कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो टर्म बची हैं उनको मैं लिख देता हूँ। ऊपर बचा है सिर्फ 4। ठीक है, नीचे अपने पास में बच गया है 1/4। ठीक है, जी से जी तो कैंसिल ही हो गया है, नीचे बचा है सिर्फ 1/4। बाकी सारी टर्म तो कैंसिल ही हो गई हैं। ठीक है, कट भी कर देता हूँ, वैसे लिखने में आसानी रहे इसलिए कट नहीं कर रहा था वैसे तो मैं, पर करो किसी तरीके से मैनेज, लिख लेना, इसमें दिख रहा है। अच्छा हाँ, तो ऊपर बचा है 4, नीचे बच गया है 1/4। बस 1/4 है, उसका रेसिप्रोकल लिख देंगे तो 4 इंटू 4 ये बन जाएगा 16। तो यहाँ से जो रेंज है उसका स्क्वायर बन जाता है 16 इंटू H1 H2। इसका मतलब है जो रेंज है वो बन जाता है इसका अंडर रूट 16 का अंडर रूट बन जाएगा 4 H1 H2। ये हो जाता है इसका प्रॉपर तरीके से आंसर। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आपको समझा दिया है, करेक्ट आंसर है उसको मार्क भी कर दिया है। ये आ जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। अब देखो, इसके अलावा एक और अप्रोच भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा यूनिक अप्रोच है, आज तक नहीं सीखी होगी। ठीक है, अदर अप्रोच, एक नई अप्रोच बताता हूं। जैसे कि हमें पता है रेंज अपॉन हाइट जो है उसका फॉर्मूला आता है 4/tan थीटा। अगर एंगल थीटा पे फेंका जाता है तो इसको लिख सकते हैं रेंज अपॉन हाइट इज इक्वल टू 4/, एंगल जो थीटा था तो इसका आंसर आ जाता है 4/tan थीटा। नेक्स्ट जो है वो है कि रेंज अपॉन एंगल की बात करें तो एंगल 90 माइनस थीटा पे, तो रेंज तो आ रही है 90 माइनस थीटा पे, बस हाइट चेंज होके h2 हो गई है, तो 4/tan 90 माइनस थीटा। तो जो tan 90 माइनस थीटा है उसको लिखा जा सकता है r/h2। 4/tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। ये लो, एक इक्वेशन और दोनों इक्वेशन, ये दो इक्वेशन अपने पास में आ गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस में से सिर्फ tan थीटा और कोट थीटा है, जो थीटा वाली टर्म है उनको एलिमिनेट करना है, बाकी तो आंसर आ ही जाएगा। tan थीटा और कोट थीटा को एलिमिनेट करना तो सबसे आसान है, tan और कोट की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आंसर 1 आ जाता है, क्योंकि 1/tan थीटा ही कोट थीटा होता है बस। तो इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई मैं कर दे रहा हूँ, तो आ जाता है r/h1 इंटू r/h2। राइट साइड में बचता है 4/tan थीटा इंटू 4/कोट थीटा। तो tan से कोट कैंसिल आउट, तो ये बन गया है 1। तो r/h1 h2 इज इक्वल टू 16। इसका मतलब है r की वैल्यू आ जाती है, r² की वैल्यू आ जाती है 16h1h2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही r की वैल्यू आ जाएगी 4√h1h2। ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा दूंगा आज तक आपने कभी सोचा नहीं होगा। ठीक है, बस कंटिन्यू आपको बने रहना है, जितनी भी चीज़ें हैं उनको पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं सोचना कि इजी पेपर आएगा, इजी पेपर के अकॉर्डिंगली हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि आप सोच रहे हो कि रेंज के 2 फॉर्मूले लिखवाऊंगा उसके आंसर करवा दूंगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिसको नहीं पढ़ना है तो इस वीडियो को इधर से ही स्किप कर दो।
ठीक है। बट अगर अच्छे नंबर लेके आने हैं, अगर सिलेक्शन चाहिए, तो ये सारी चीजें करनी ही पड़ेंगी। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिमिलर ही टाइप का ये दूसरा क्वेश्चन है। अगर T1 और T2 दो टाइम ऑफ फ्लाइट है दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, तो उस केस में जो रेंज है वो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, पहले केस में दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे हाइट थी, तो उस तरीके से सोल्व किया था। यहाँ पे दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो इसको सोल्व करना है। बिल्कुल ही आसान है, कुछ भी इसके अंदर में मुश्किल तो बिल्कुल ही नहीं है ये क्वेश्चन, बस ध्यान रखना इस चीज को। एक एंगल मान लेते हैं थीटा, एक एंगल मान लेते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। दो अपने पास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। पहले वाले एंगल के ऊपर जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो जाता है 2u साइन थीटा बाई जी, दूसरे वाले पे हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी। तो साइन 90 माइनस थीटा तो होता है कोस थीटा, तो आ जाता है 2u कोस थीटा बाई। टाइम है ये अपने पास में आ गया है 1 और 2। नेक्स्ट है रेंज। रेंज दोनों केस में सेम ही होगी, 2u स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई जी। बस ये चीज आ गई है अपने पास। अगर मैं बात करूं T1 और T2, इसमें है u साइन थीटा, इसमें है u कोस थीटा, इसमें है u स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा। मतलब कि सिंपली T1 T2 को मल्टीप्लाई करते ही u और साइन थीटा वाली टर्म है, u साइन थीटा और कोस थीटा वाली टर्म से मल्टीप्लाई में ही कैंसिल हो चुकी होंगी। तो बस इक्वेशन नंबर 3 है रेंज की। तो अब लिख देते हैं T1 अपॉन T2 को मैं लिख रहा हूं डिवाइडेड बाई रेंज। ऐसा करेंगे तो अपने पास में सारी टर्म्स कैंसिल हो चुकी होंगी। तो 2u साइन थीटा बाई जी, 2u कोस थीटा बाई जी डिवाइडेड बाई रेंज 2u स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो जी से जी कैंसिल आउट, दूसरे कलर से कैंसिल करता हूं। जी से एक जी कैंसिल आउट, 2 से एक 2 कैंसिल आउट, u और u मिला के u स्क्वेयर कैंसिल आउट, साइन से साइन कोस से कोस। ये अपने पास में इसको सोल्व करके आ गया है। ऊपर में जो बचा है वो है 2 और g, नीचे की तो सारी टर्म ही कैंसिल हो गई हैं। तो ये बच गया है 2 अपॉन जी। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेंज निकाल लेते हैं। रेंज की वैल्यू आ जाती है g अपॉन 2 T1 T2। यही अपने पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। बस 1 अपॉन 2 जी इंटू T1 T2। क्वेश्चन है जो इनको जरूर नोट कर लेना, नोटबुक में इनको नोट करके दोबारा से इनको जरूर पढ़ना, क्योंकि दोबारा पढ़ना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। द वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट is √3 times of initial velocity of a projectile। कोई प्रोजेक्टाइल है, उसकी जो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी है वो है √3/2 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल की। ठीक है, तो इस केस में रेंज निकालनी है, फाइंड आउट रेंज। नीट का ही PYQ का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शंस मुझे ध्यान नहीं है तो इसलिए मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं। तो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। इस तरीके से पार्टिकल का जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो ऐसा रहता है। हॉरिजॉन्टल अगर मान लेते हैं मैंने u स्पीड से फेंका है, तो मैक्सिमम हाइट पे जो इसकी स्पीड हो गई है वो क्या हो चुकी है, √3/2 इनिशियल स्पीड के इक्वल। चलो, इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी है वो हो गई है। डन है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है थीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
जो स्पीड होती है वही मैक्सिमम हाइट पे स्पीड बन जाती है। इसका मतलब है जो मैक्सिमम हाइट पे स्पीड है उसको लिखा जा सकता है यू कोस थीटा, जिसकी वैल्यू आई है √3/2u। तो u से u कैंसिल आउट, कोस थीटा की वैल्यू बची है √3/2। इसका मतलब है जो एंगल गिवन है वो है 30 डिग्री। अब बस रेंज निकालनी है, 2u² sin 30 cos 30 डिवाइडेड बाई जी। 2u² sin 30 की वैल्यू आ जाती है 1/2, 1/2 cos 30 है उसकी वैल्यू है √3/2 डिवाइडेड बाई जी को मैंने जी ही रख लिया है। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो इस केस में जो रेंज है उसकी वैल्यू बनती है √3u²/2g। बस मैथमेटिकली इस टर्म को रीअरेंज करना था, ये आ गया आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन है उसका इतनी ही जल्दी आंसर हो जाना चाहिए जितनी देर में मैंने आंसर किया है, बिल्कुल फास्ट चकाचक चुटकियों के हिसाब से आंसर, कोई भी इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन इनटू ए स्पेस सो दैट इट अटेन ए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ 40 मीटर। तो जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है उसकी वैल्यू है 40 मीटर। तो रेंज है 40 मीटर और रेंज मैक्सिमम कब होती है, जब एंगल ऑफ थ्रो है वो 45 डिग्री हो। तो ये दो अपने पास में इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, अब इस तरीके से अपने पास में जो ग्राफ है वो बनेगा, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। इस तरीके से हमें निकालने हैं जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट है उसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट आ जाते हैं रेंज का हाफ। ठीक है, r/2 h। ठीक है, अदरवाइज वैसे ही डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ तक कि जो अपने पास में टोटल रेंज है वो है 40 मीटर। ठीक है, तो हाफ ऑफ रेंज है वो हो जाएगी 20, तो इसका एक कोऑर्डिनेट तो आ जाएगा 20, और हाइट वाला जो कोऑर्डिनेट है वो निकालते हैं। जैसा कि हमें पता है r/h होता है 4/tan थीटा, तो 40/h इज इक्वल टू 4/tan 45 जो कि बन जाएगा 1। तो हाइट की वैल्यू आ जाती है 40/4 जो कि आती है 10 मीटर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाता है, y कोऑर्डिनेट बन जाता है 10 और x कोऑर्डिनेट बन जाता है 20। तो जो आंसर है वो होगा 20,10 10 है ये अपने पास में आंसर हो जाता है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में जो क्वेश्चन है वो ये है, ड्रॉ tan थीटा वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर ए प्रोजेक्टाइल थ्रो एट एंगल थीटा विद स्पीड u। तो कोई प्रोजेक्टाइल है जिसको एंगल थीटा से u स्पीड से फेंका गया है, उसका tan थीटा वर्सेस टाइम का ग्राफ हमें बताना है। तो देखो ऐसा होता है अपने पास में प्रोजेक्टाइल मोशन, इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। जब हम इसको थ्रो करते हैं तो अपने पास में देखो जो अपने पास में स्लोप है, tan थीटा का मतलब है इसमें जो ग्राफ बनाना है वो है स्लोप वर्सेस टाइम का। तो इस तरफ लिख रहा हूँ स्लोप या tan थीटा और टाइम, ये तो है y और x। अलग से एक ग्राफ बनाता हूँ, एक तरफ लिख देता हूँ tan थीटा और इस तरफ लिख रहा हूँ टाइम। तो सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले जो अपने पास में स्लोप है वो मैक्सिमम है, उसके बाद स्लोप कम होती चली गई, यहाँ पे जाते जाते स्लोप 0 हो गई, उसके बाद में स्लोप और कम होती जा रही है। तो इसका मतलब है इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, पहले स्लोप सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद में स्लोप 0, उसके बाद में नेगेटिव। बस ये हो जाता है अपने पास में ग्राफ। ठीक है, इक्वेशन भी अगर इसकी निकालना चाहो तो इक्वेशन भी इसकी निकाली जा सकती है, जो कि ट्राजेक्ट्री वाली इक्वेशन से आएगी, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस gx² 2u² cos² थीटा। इसका डिफ्रेंशिएशन है उसको करके इक्वेशन आएगी, बट वो वाली इक्वेशन अपने लिए काम की नहीं है, इतने से ही अपना ग्राफ है वो आ जाएगा। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एक प्रोजेक्टाइल है जिसको थ्रो कर दिया है हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पे। ये जिस एंगल पे थ्रो किया गया है वो एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल
एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ये है। अगर मैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से इस एंगल को देखूं, इसको देखूं, तो ये जो एंगल है, ये एंगल कितना बन रहा है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो अपने पास में जो प्रोजेक्टाइल वाला एंगल था वो ये एंगल है, बट हमें जो निकालना है वो एंगल है अल्फा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल है तो बेटा इसका निकालना बिल्कुल आसान है। इतना सा होता है रेंज बाई 2, इतना सा अपने पास में बन जाता है हाइट। ये वाला जो एंगल है ये अल्फा निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज कर देता हूँ टेन अल्फा। टेन अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल का एच और बेस है r/2, तो इसका बन जाता है 2h/r। बट जैसा कि हमें पता है h/r है वो होता है अपने पास में tan थीटा अपॉन 4। तो 2/4 तो बन जाएगा 1/2 और tan 45 बन जाएगा 1, तो ये बन जाता है 1/2। तो अल्फ़ा है उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे tan इनवर्स 1/2। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, सबको क्लियर है? बिल्कुल हाँ सर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपने पास में ये, प्रूव दैट द टाइम ऑफ फ्लाइट t एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज r ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर कनेक्टेड बाय इक्वेशन। इन दोनों के बीच में जो इक्वेशन है वो ये बनेगी। शायद इस क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है इसे थीटा एंगल कितना होगा या सब कुछ रीअरेंजमेंट, ऐसा कुछ क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है, बट हमें ये चीज़ प्रूव करके बतानी है कि ये चीज़ क्या होगी। ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा रेंज से। जैसा कि हमें पता है रेंज की वैल्यू होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस इनटू टाइम। तो इसको मैं लिख देता हूँ u कोस थीटा इंटू टी। तो रेंज की वैल्यू आ जाती है अपने पास में ये u कोस थीटा इंटू टी। ओके, अब हम अपने पास में ये है u, ठीक है, इसको भी t की टर्म्स में अरेंज करना है, तो मैं इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई और साइन थीटा से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो u साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, एक साइन थीटा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इंटू टी। ठीक है, और साथ साथ में टाइम ही बनाना है, तो टाइम की फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाई जी। तो इसको मैंने 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, साथ साथ में g से मल्टीप्लाई कर दिया और g से डिवाइड कर दिया। ये लो, ऐसा रीअरेंजमेंट कर दिया है। 2u साइन थीटा बाई जी है, ये अपने पास में t बन गया। तो रेंज इज इक्वल टू टी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बन जाता है 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा, जो एक टी है वो यहाँ पे आ गया है, g/2, ये बन गया है। ठीक है, बस इन टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2r tan थीटा इज इक्वल टू gt²। बस ये प्रूफ हो गया। ऐसा कोई सिंपल सा सिनेरियो है, इजीली प्रूव कर सकते हो, रीअरेंजमेंट करके ही करना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। एक एक अच्छा सा क्वेश्चन है वो मैं पूछता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बेटा। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है उसको पहले आप खुद से लिख के खुद से ट्राई करोगे तो अपने लिए ज़्यादा सही रहेगा। सबसे अच्छी अप्रोच तो यही रहती है। ओके, देखो तो अपने पास में जो क्वेश्चन है वो करते हैं। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा, मतलब कि 45 डिग्री पे एक बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया है। देर इज ए पोल ऑफ हाइट h एट डिस्टेंस d1 फ्रॉम द प्रोजेक्शन। जहाँ से प्रोजेक्ट किया है उधर से d1 डिस्टेंस पे एक पोल है जिसकी हाइट h है। द बॉल जस्ट टच द पोल, बॉल ने पोल को टच किया है, एंड फॉल एट डिस्टेंस d2, और उससे आगे d2 डिस्टेंस गिर जाती है बियॉन्ड द पोल। पोल से भी आगे जाके d2 डिस्टेंस पे वो बॉल गिर जाती है। तो हमें कैलकुलेट करना है जो पोल है उसकी हाइट कितनी होगी। तो चलो देखो, इस तरीके से है अपने पास में ये सिनेरियो। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। इस तरीके से अपने पास में ये एक प्रोजेक्टाइल है। ये लो प्रोजेक्टाइल जिसको थ्रो किया था वो वाला एंगल था 45 डिग्री। इसी पे अपने पास में एक पोल था, इस पोल को जस्ट टच किया है। जो पोल है वो d1 डिस्टेंस पे है और उससे d2 डिस्टेंस आगे जो बॉल है वो गिर गई है, और पोल है उसकी हाइट है h। ठीक है, इस जो पोल है इसकी हाइट ही कैलकुलेट करनी है। ये अपने पास में अब क्वेश्चन बन गया है। क्वेश्चन को मैंने डायग्राम की टर्म्स में लिख दिया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे हम सोल्व करेंगे।
इस क्वेश्चन का जो प्रॉपर मेथड है वो सिर्फ अपने पास में जो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री उसी से आ जाएगा। ये अपने पास में प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल में इस पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ। इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो होगा d1, इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो होगा h, इस पॉइंट का। ये पॉइंट प्रोजेक्टाइल के पाथ में ही है। ओके, तो इक्वेशन लगा देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। बस इधर पे वैल्यूज पुट करनी है। तो y की वैल्यू है इस पॉइंट के लिए h, y कोऑर्डिनेट है h, x कोऑर्डिनेट है d1, tan 45 है वो तो बन जाएगा 1 माइनस x कोऑर्डिनेट है d1 और r रेंज की वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या आ जाएगा d1 प्लस d2। बस इसको सोल्व करते ही अपना आंसर आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू d1, इसका एलसीएम कर देते हैं d1 प्लस d2, तो d1 प्लस d2 माइनस d1, तो d1 से d1 कैंसिल आउट, तो इसकी वैल्यू आ जाती है d1 d2 अपॉन d1 प्लस d2। ये करेक्ट आंसर आ जाता है हाइट के लिए। इतनी सी आ जाती है इस प्रोजेक्टाइल की हाइट, इससे ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। ये है अपने पास में क्वेश्चन, ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट सम एंगल, ठीक है, किसी एंगल पे उसको थ्रो किया गया है। इट इज एट सेम हाइट, ये सेम हाइट पे है, तब टाइम की वैल्यू 2 है और टाइम की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कैलकुलेट करनी है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। इस तरीके से जो प्रोजेक्टाइल है उसका पाथ होगा। ये मान लेते हैं ये एक हाइट है, इस हाइट पे प्रोजेक्टाइल है अपने पास में। जब टाइम की वैल्यू 2 सेकंड है तब भी उधर ही है, यहाँ पे है। मान लेते हैं t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल इधर है और t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे पार्टिकल यहाँ पे है। ठीक है, 2 और 6 सेकंड पे जो पार्टिकल है वो सेम ही हाइट पे है। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो इसका जो बेसिकली मीनिंग है वो ये रहेगा कि पार्टिकल को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में लगे हैं 2 सेकंड। ठीक है, और पार्टिकल को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में लगे हैं 6 सेकंड। ओबियस सी बात है, यही सिनेरियो होगा। स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक जाने में लगे हैं 2 सेकंड और स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक जाने में उसको लगे हैं 6 सेकंड। तो क्योंकि इधर से इधर जाने में 2 सेकंड लगे हैं, तो ऊपर से नीचे गिरने में भी 2 सेकंड ही लगेंगे। तो देखो आंसर आ जाता है, यहाँ तक है 6 सेकंड, यहाँ तक है उससे आगे का 2 सेकंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो आ जाता है 2 प्लस 6, मतलब कि 8 सेकंड। बस ये हो जाता है आंसर। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर प्रोजेक्टाइल की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है टोटल पाथ पे, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्वेश्चन बनता है वो ये है, ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट ए स्पीड u एट एंगल थीटा। u स्पीड से फेंका है थीटा एंगल पे, तो इस केस में इसकी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बतानी है टोटल पाथ पे। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। पार्टिकल का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसको रेंज से लिखते हैं और जो टोटल टाइम है उसको t से लिखते हैं। रेंज का फॉर्मूला होता है x डायरेक्शन में स्पीड इनटू टाइम, x डायरेक्शन की स्पीड, तो उसका आंसर आ जाता है u cos थीटा। तो पूरे पाथ में जो एवरेज स्पीड है प्रोजेक्टाइल की उसकी वैल्यू आ जाती है u cos थीटा। ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में ऐसे ही केस बनते हैं, यही अपने पास में आंसर आ जाता है। बट ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के अलावा किसी और तरीके से प्रोजेक्शन हो तो कैसे निकालना है। ठीक है, तो उस पे वेस्ट भी 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम ए टावर ऑफ 80 मीटर। 80 मीटर का कोई टावर है, उस टावर से हमने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है हॉरिजॉन्टली विद
20 मीटर पर सेकेंड, 20 की स्पीड से उसको फेंका गया है। ठीक है, इस केस में हमें डिस्कस करना है, डिस्कस द मोशन, प्रॉपरली डिस्कस करना है कि क्या क्या सिनेरियो बनेगा। इस तरीके का क्वेश्चन हो तो कैसे इनके आंसर निकाले जाएंगे। तो बेटा ऐसे सा है, अपने पास में कोई टावर है, इस टावर की हाइट है मान लेते हैं 80 मीटर है। यहाँ से किसी बॉल को या प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया है 20 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। पाथ इसका अप्रोक्सीमेट कुछ इस तरीके से होगा। इस केस में हम रेंज निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ लाइट निकाल सकते हैं और इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, तीन चीज़ ही निकाली जा सकती हैं। कुछ भी चीज़ निकालनी है तो पहले लिखना पड़ेगा इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में और इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में। ठीक है, अगला काम हम प्रोजेक्टाइल में करते थे, एक्सेलरेशन लिखते थे एक्स और वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है 20, वाई डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वाई एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो है -g। तो ये अपने पास में हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, ये लो भाई, सबसे पहले इस केस में निकालने वाला हूं मैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कि ऊपर से लेकर नीचे तक आने में कितना टाइम ऑफ फ्लाइट लगता है। फर्स्ट चीज है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको मैं लिख रहा हूं टी से। ठीक है, इसके लिए सिर्फ वाई एक्सिस ही लेनी है, अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में इक्वेशन लगा देता हूं, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी अपने पास में है टाइम। वाई डायरेक्शन में जो ऊपर से नीचे तक आने में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है -80। वाई डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं थी, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है -10, मतलब -g, जिसको -10 भी लिख देते हैं। तो -80 इज इक्वल टू -5t स्क्वायर। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका स्क्वायर आ जाता है 80/5, माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका था जो कि है 16। ओके, तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो आ जाता है 4 सेकेंड। तो जो कंप्लीट पाथ है उसको ट्रैवल करने में जो टाइम लगेगा उसका आंसर हो जाता है 4 सेकेंड। इस पाथ में टोटल हमें 4 सेकेंड लगेंगे एक प्रोजेक्टाइल को ऊपर से नीचे तक गिरने में। ओके, नेक्स्ट निकालते हैं रेंज। रेंज है r, एक्स डायरेक्शन में स्पीड इंटू टी। एक्स डायरेक्शन में स्पीड थी 20 और टाइम है 4। सिंपल सा आंसर है 80 मीटर। ओके, फाइनल वेलोसिटी भी लिख देता हूं, फाइनल वेलोसिटी। देखो बेटा, फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या कंसेप्ट रहेगा, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी 20 थी, यहाँ पे भी 20 होगी, यहाँ पे भी 20 होगी, यहाँ पे भी 20 होगी, और फाइनल पॉइंट पे भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20 ही रहेगी। इनिशियली वाई डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं थी। ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ती हुई चली जाएगी। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई है 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन u प्लस 80। वाई डायरेक्शन में है वेलोसिटी 0, -10 था एक्सेलरेशन और 4 लगा है। तो वाई डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो चुकी है -40 मीटर पर सेकेंड। तो इस चीज़ का यूज करके हम निकाल लेते हैं वेलोसिटी का वेक्टर 20i कैप -40 j कैप। नंबर 4, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री निकालना भी आसान है। एक बार एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन लिखेंगे, एक बार वाई डायरेक्शन की। एक्स की आ जाएगी यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, वाई की भी आ जाएगी यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन में स्पीड थी 20, टाइम 30। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी नहीं है बट -12 इंटू 10 टी स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू हो जाती है -5 टी स्क्वायर।
एक है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से टाइम की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। पुट t इज इक्वल टू एक्स अपॉन 20 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से t की वैल्यू निकाली तो आई है x अपॉन 20 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। y इज इक्वल टू -5 इंटू एक्स अपॉन 20 का स्क्वायर, तो -5x² अपॉन 20 इंटू 20, तो 4 पे कैंसिल होगा तो ये बच जाता है y इज इक्वल टू -x² अपॉन 80। इतनी सी इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। और इसको देख के ही पता चल रहा है पैराबोलिक ट्राजेक्ट्री है, क्योंकि y की मैक्सिमम पावर 1 है, x की मैक्सिमम पावर 2 है। ऐसे इस केस में पता चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई केस मैं अगर बनाता हूं तो उस केस में देखो, कोई एक टावर है, ठीक है, और इस टावर की हाइट है 40 मीटर। ठीक है, इस कलर के पेन से जो लिख रहा हूं वो है क्वेश्चन, और यहां से मैंने किसी बॉल को रिलीज कर दिया है 20 मीटर पर सेकंड से, जो कि हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 डिग्री बना रहा है। ओके, इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज निकालनी है। फाइंड आउट रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। इस केस में जो रेंज है और जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कैलकुलेट करनी है। वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर निकालो, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो चीज़ें डिस्कस करी हैं वही इसमें काम आएंगी। तो देखो बेटा, आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले तो एक्स और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी लिखनी होगी। तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी आ जाएगी 20 cos 30, वाई डायरेक्शन में आ जाएगी 20 sin 30। एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है 20 cos 30। cos 30 होता है √3/2, तो ये बन जाएगा 10√3। वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है 20 sin 30। 20 sin 30, sin 30 होता है 1/2, ये वेलोसिटी हो जाएगी। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन 0 है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है, जिसकी वैल्यू है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पार्टिकल का पाथ है वो इस तरीके से होगा। इतना सा जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे रेंज। ठीक है, बस यही है। पहले अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है या जो मुश्किल है वो टाइम ऑफ फ्लाइट ही निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको मैं लिख देता हूँ कैपिटल टी से। वाई डायरेक्शन में देखो बेटा, यहाँ से शुरू होकर पार्टिकल नीचे की तरफ आया, तो वाई की इक्वेशन ही ले लेते हैं। वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ एक्सेलेरेशन अलोंग वाई इंटू टी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है 40 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको पुट किया है -40। वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है 10, तो 40 10t प्लस हाफ। एक्स डायरेक्शन में जो अपने पास में एक्सेलेरेशन है, सॉरी वाई डायरेक्शन में जो अपने पास में एक्सेलेरेशन है वो पुट करता हूँ -10 इंटू टी स्क्वायर। ओके, इसको सोल्व करते हैं तो ये इक्वेशन बन जाती है -40 इज इक्वल टू 10t -5t स्क्वायर। ठीक है, रीअरेंज करता हूँ। 5t स्क्वायर -10t -40 इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर -2t -8 इज इक्वल टू 0। इसमें मिडल टर्म को स्प्लिट करके लिखता हूँ, मल्टीप्लाई करें तो -8 आए, तो टी स्क्वायर प्लस 4t, टी स्क्वायर -4t प्लस 2t -8 इज इक्वल टू 0। टी को कॉमन ले लिया है तो बचा है t -4, आगे वाले में से 2 कॉमन आ गया है तो बचा है t -4, तो बन जाता है t प्लस 2 और t -4 इज इक्वल टू 0। या तो टाइम की वैल्यू है -2 सेकेंड या फिर टाइम की वैल्यू है 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड बिल्कुल सही आंसर है, माइनस तो टाइम हो ही नहीं सकता है।
तो मेरे पास में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका आंसर आ जाता है 4 सेकेंड। ऐसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो भी सोल्व करनी पड़ सकती है, इतनी सी इक्वेशन सोल्व करनी आनी भी चाहिए। नेक्स्ट जो निकालने वाले हैं वो है रेंज। रेंज का तो सिंपल सा फॉर्मूला है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड या वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में वो है 10√3 और टाइम आया है 4। तो 10√3 इंटू 4 तो ये आ जाता है 40√3 मीटर। रेंज का जो आंसर है वो ये बन गया है 40√3 मीटर। बस ये हो जाता है अपने पास में। ये प्रोजेक्टाइल पे बेस्ड लास्ट क्वेश्चन था।